हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं 11th की केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उन 6 लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है तो आप जाके पहले उन सारे लेक्चर्स को अटेंड करके आइए, क्योंकि देखिए मैं आपको जितना भी थ्योरी था, थ्योरेटिकल पार्ट था या फिर जो भी कंसेप्चुअल पार्ट थे वो लगभग फिनिश हो चुके हैं उन 6 लेक्चर्स में। आज की क्लास होने जा रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, यानी कि अणुकक्षक सिद्धांत पर, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे कि अणुकक्षक सिद्धांत क्या होता है। पर उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बीबीटी की बात किया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात किया था, उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट अभी छोड़ा है। आज के लेक्चर में उसको फिनिश करते हैं, जो भी 2-4-10 मिनट का टाइम लगेगा। उसको फिनिश करने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जब हम चर्चा कर रहे होते हैं ना, तो जैसे हम कंपेयर करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पा रही थी उस बात को क्लियर कर देती, जस्टिफाई कर देती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कहा कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे उसको आज मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद अभी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, बीबीटी की चर्चा कर रहे, तो ध्यान दीजिएगा। बीबीटी में मैंने बताया था कि जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है दो तरह से होती है। एक होती है कि ऑर्बिटल्स हेड ऑन कोलिजन करे, यानी कि उनका एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाए, और दूसरा मैंने बताया था कि ऑर्बिटल्स को लेटरल ओवरलैपिंग करे, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करे। ये बात मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, जब हमने इसकी चर्चा की थी तो मैंने इसमें ये भी बताया था, मैंने इसमें यह भी बताया था कि एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। यह चर्चा मैंने किया था। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग की चर्चा हम लोगों ने डिटेल में किया था, पर लेटरल ओवरलैपिंग की चर्चा हम लोगों ने नहीं किया था। तो अभी मैं उसको फिनिश करता हूं, फिर उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे मूव करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने कहा था कि जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की दो तरह से होती है। एक तो होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात किए थे, ध्यान देना, एक्सियल ओवरलैपिंग के केस में क्या होता था, मान लो ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है, इन दोनों ने जब आपस में कोलाइड किया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोला जाता है? हेड ऑन कोलिजन। और इन 1s से मिल करके, इनसे मिल करके सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। इसीलिए इसको बोला जाएगा सिग्मा 1s। जब हम इसकी चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और ये तो चर्चा हमने किया था सिग्मा के लिए। अच्छा, एक बात और बता देता हूं कि सिग्मा कौन कौन बना सकते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं यस की, यस यस आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ही, ये कंफर्म होते हैं। ठीक है, यस पी बनाता है आपस में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और पी पी भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पर डी वाला नहीं बनाता है सिग्मा बॉन्ड। बात समझ आ रही है? अच्छा, ध्यान देना। ये मान लो जो स्फेरिकल है ये है सिग्मा, लेकिन जब हम पी की बात, ये एस ऑर्बिटल है, जब हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल डबल शेप होता है इस तरह से। ठीक है, इसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, पी वाला सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड भी बनाता है। सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड भी बनाएगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल के पास डबल शेप ऑर्बिटल्स की शेप होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि यस यस सिग्मा बॉन्ड, यस पी सिग्मा बॉन्ड, यस कहीं भी आएगा सिग्मा बॉन्ड जरूर बनेगा किसी के साथ। पी पी ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लेटरल ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो इस केस में दो ऑर्बिटल आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ध्यान देना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से इनका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से मिक्स हो जाता है, कुछ इस तरह से बन जाता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये पाई ऑर्बिटल बनता है, ये बनता है पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बनता है जब पी पी ऑर्बिटल आपस में मिले हैं। ठीक है, या पी डी ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं। ठीक है, या डी डी ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं, तब पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड बनने के लिए पी पी होना चाहिए, पी डी होना चाहिए,
या फिर डी डी होना चाहिए। तो ये सब पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। और सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? यस 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 पी पी पी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, हेड ऑन कोलिजन से या जिसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, इससे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड। याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, ये होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक। जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक। ओके, इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने बात पहले भी बता रखी है, और जो लेटरल ओवरलैपिंग की थोड़ी सी चर्चा है इसके हम बात कर लेते हैं अभी, कि किस तरह से लेटरल ओवरलैपिंग होती है, या फिर जिसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, किस तरह से होता है, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हम लोग चर्चा कर लेते हैं लेटरल ओवरलैपिंग की। ठीक है। बात करने जा रहे हैं लेटरल ओवरलैपिंग की। जब हम लेटरल ओवरलैपिंग की बात कर रहे होते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग के केस में ध्यान देना, यहाँ पे डबल पी होता है, सिंगल पी से भी तुम काम चला सकते हो। लेटरल ओवरलैपिंग की जब हम बात करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको दिया एक ऑर्बिटल, मान लो आपको दिया गया है किसी एटम का लास्ट सेल पी सब सेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और किसी का जा रहा है यस में। ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको दिया गया है HCl। ठीक है, HCl दिया गया है। इस केस में देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पे पाई बॉन्ड तो नहीं बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पी बॉन्ड की, किसकी? सॉरी, पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो पी ऑर्बिटल किस तरह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अभी मैं सिग्मा बॉन्ड की बात बताऊंगा, फिर किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे इसकी बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन की तुम बात करोगे तो 1s1 आएगा, क्लोरीन की बात करोगे 1s2। इसका लास्ट वाले में क्या आता है ध्यान दीजिएगा, पहले वो पूरा करके देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला p है। ठीक है, p में 5 इलेक्ट्रॉन है। यस, तो कंप्लीटली फिल्ड है तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, p वाला की चर्चा करेंगे। तो इसका जो है p है, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, मैं कुछ इस तरह से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, फिर जो बच रहे हैं उनको इस तरह से कर देता हूँ, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन हुए। हाँ हुए। जब इसकी बात करेंगे यस की, तो यस में 1 ही होता है और वो भी एक ही है, तो इसका अपोजिट कर देते हैं। तो ये दोनों आपस में मिक्सिंग करके ये इसका ऑर्बिटल गोलाकार है, इसका है डंबल शेप, ये दोनों इस तरह से आएंगे। ये मान लो इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन थे तो इसका इस तरह से है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। कौन सा? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि हेड ऑन कोलिजन हुआ है। जब हम बात करते हैं एक्सियल उसकी लेटरल ओवरलैपिंग की, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग की, तब पाई बॉन्ड बनेगा। ये अभी सिग्मा बॉन्ड ही बना है। ठीक है। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा, ये बात तो मैंने बताया भी था, थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेटरल ओवरलैपिंग की। तो लेटरल ओवरलैपिंग में देखिएगा जरा ध्यान देना, मान लो तुम्हें दिया गया है एक पी बॉन्ड और पी ऑर्बिटल और दूसरा भी पी ऑर्बिटल। ये मान लो दिया गया है तुम्हें पी एक्स और दूसरे वाले एटम का भी पी एक्स ही दिया गया है ऑर्बिटल। इस केस में ध्यान देना, इस केस में जब हम बात करेंगे ओवरलैपिंग, तुम ऐसे भी करा सकते हो। मान लो ये एक्स में है, ये भी एक्स में है, ये ओवरलैपिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, और पी ऑर्बिटल इस तरह से भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब ओवरलैपिंग होगा तो हेड ऑन कोलिजन हुआ, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इस केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। ये सिंगल हो गया और ये पाई हो गया, सिग्मा पाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस पाई बॉन्ड को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? पी पाई बॉन्ड। ठीक है, पी पाई बॉन्ड हम लोग इसको बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी मतलब पाई बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं, इसका भी पी और इसका भी पी, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ध्यान देना, इसका क्या आया था? पी एक्स, इसका भी था और इसका भी पी एक्स था, तो ये क्या हो गया? ये भी पाई, ये भी पाई। ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब इनका
साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ तो पाई बॉन्ड बन गया, इसीलिए पी पाई बॉन्डिंग हो गई है। अच्छा, यही केस में हम बात कर लेते हैं कि आपको डी ऑर्बिटल दे दिया जाए। कुछ इस तरह से डी ऑर्बिटल आपको दिया गया है। मान लो ये डी है, ठीक है, और डी को कुछ अलग अलग तरीके से बनाता हूँ ढंग से। और ये डी है, एक डी और है, ये भी डी है। अगर इन दोनों की ओवरलैपिंग कराओगे, ये डी है और ये भी डी है, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कराएंगे तो ध्यान देना, ये इसके साथ ओवरलैपिंग में जाएगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग में जाएगा, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा? डी और डी आपस में मिलके बॉन्ड बनाए, डी पाई बॉन्ड। कौन सा? डी पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, मतलब जैसे मैं कह दूं कि ये डी का एक्स है, ये भी डी का एक्स है, ठीक है, तो डी एक्स, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो ये डी का एक्स है, ये डी का जेड है, तो ये डी एक्स, ये डी जेड, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, हेड ऑन कोलिजन से सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक, नोट डाउन करना चाहते हो ये भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है, मिटा देता हूं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ठीक है, MOT की बात करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो जो बातें BBT बताने में असमर्थ रहा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताने में असमर्थ रहा, उस बात को एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के केस में हमें यह देखना होता है कि मॉलिक्यूल्स ने किस तरह से ओवरलैप किया है और ओवरलैप करने के बाद उनके ऑर्बिटल्स किस तरह से इलेक्ट्रॉन को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यानी कि उसमें भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है। ठीक है, जो बातें मैंने बोला ना अभी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताने में असमर्थ रहा, उस बात को एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हेडिंग लगेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। मैं पहले पूरा नाम लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, शॉर्टकट में इसको बोला जाता है MOT बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहानियां हमने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि हम लोग एटम्स के ऑर्बिटल्स के जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होता था उसको इंटरमिक्सिंग कराते थे दूसरे एटम के लास्ट वाले ऑर्बिटल से, ओवरलैपिंग कराते थे, जिससे इंटरमिक्सिंग का ऑर्बिटल बन जाता था, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग शो होती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में हमें यह देखना होता है कि मान लो एक तुम्हें दिया गया है 1s ऑर्बिटल, ठीक है, ये 1s है, और दूसरा भी तुम्हें 1s दिया गया है। जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, ये आपस में देखो, अब ओवरलैपिंग नहीं बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों को इंटरफेरेंस बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं, इंटरफेरेंस होगा। जब इंटरफेरेंस होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्बिटल मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापित तो होते हैं पर मिक्स नहीं होते। ये इसमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन था तो इसमें कुछ इस तरह से, मैंने इस तरह से दिखा दी, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। जो ज्यादा होती है उसको ऊपर शो करते हैं, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे शो करते हैं, मतलब उसको निचले स्तर पे शो करते हैं। ठीक है, टॉप पे कौन रहता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और बॉटम पे कौन रहता है? जिसकी एनर्जी कम होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी हम चर्चा कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अभी हमने बताया था कि बीबीटी थ्योरी में हमने ये देखा था कि आपको जैसे यही 1s का तुम्हें कराना है बीबीटी के अकॉर्डिंग। जब तुम बीबीटी के अकॉर्डिंग बात करोगे, बीबीटी के अकॉर्डिंग जब तुम बात करोगे, ये 1s है, ये भी 1s है, इन दोनों ने मिक्स होकर के ये मिक्सिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बना देंगे। मतलब इसको मान लो कुछ स्फेरिकल मैंने इस तरह से बना दिया, इसको इस तरह से, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये एक दूसरे पर इंटरमिक्सिंग हुई है, मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है। बीबीटी में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बीबीटी में ऑर्बिटल्स कम हो जाते हैं,
जब उनके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं एटम से। लेकिन जब हम बात करते हैं एमओटी में, तो एमओटी में ऑर्बिटल्स उतने ही रहते हैं जितना पहले एटम्स के ऑर्बिटल थे। जैसे यहाँ पे देखो, एक ऑर्बिटल इसका, एक ऑर्बिटल इसका, तो इंटरफेरेंस होने के बाद जब मॉलिक्यूल बना तब भी इनका क्या है, तब भी इनका ऑर्बिटल उतना ही है जितना पहले था। ठीक है, ओके। हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं जितना एटम्स में थे। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल ही होंगे, जितना भी एटम के ऑर्बिटल्स जो मिक्स हुए थे। सीधे सीधे मैं बात कर लेता हूं, नंबर ऑफ एटम्स ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑर्बिटल्स, एटम्स में जितने भी ऑर्बिटल्स थे अभी वही सेम रहेगा जितना ऑर्बिटल्स तुम्हें देखना है मॉलिक्यूल में। ठीक है, किस में देखना है, मॉलिक्यूल में, वो सेम ही रहेगा। लेकिन इसके केस में क्या होता है, बीबीटी में ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग शो करते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं, ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है पर ऑर्बिटल्स का नंबर डिक्रीज कर जाता है। बात समझ आ रही है? हाँ, आ रही है। ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट। मेरी बात मानो तो नोट डाउन किया करो। ठीक है ना, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी मैंने तुमको बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। अगर इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस दो तरह से होता है। ठीक है, ध्यान देना, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंटरफेरेंस होता है तो इंटरफेरेंस दो तरह से होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव का मतलब जिसमें जुड़ जाए, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब हम बात करते हैं इसी में तो एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में दो ऑर्बिटल्स आपस में आएंगे। इसे मान लो एक ये ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल ये है, ये दोनों आपस में मिल करके कुछ इस तरह से ओवरलेपित हो जाएंगे, कुछ मतलब ओवरलैपिंग नहीं, इंटरफेरेंस शो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस शो करेंगे कि इनकी एनर्जी कम हो जाए, ऐसे। और एक ऑर्बिटल यहीं पे मैं बना देता हूँ, इस तरह से बना देता हूँ कि इनकी एनर्जी कम हो गई, मतलब एक ही ऑर्बिटल बना देता हूँ इनको मिला के। तो इनको मिला के मैं ऐसे एक ही ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि ये जब मिले आपस में मिलने के बाद जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एनर्जी इनकी लो हो गई, एनर्जी इनकी लो हो जाती है। और एनर्जी जब लो हो जाती है, एनर्जी जब लो हो जाती है तो इनकी स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे जब मैं बात करता हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें दो ऑर्बिटल्स ऐसे मान लो हमें दिए गए हैं, इनका डिस्ट्रक्शन कराना है। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, एक ही रेखा पे आ जाते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे आ जाते हैं। तो इस केस में इनकी एनर्जी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल का साइज कम हो जाता है, और ऑर्बिटल का साइज जब कम होगा तो एनर्जी हाई होगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इनकी कम हो जाती है। बात याद रखिएगा और ध्यान देना, इस केस में जो ऑर्बिटल बनेगा, इस केस में जो ऑर्बिटल बनेगा, मान लो ये बना सिग्मा, ठीक है, और ये बना ये सिग्मा 1s बना और ये भी सिग्मा 1s बना। ठीक है, मान लिया हमने, और इसको विदाउट स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसकी एनर्जी हाई रहती है उसको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस पे हम लोग स्टार लगाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, ओके। ये बात याद रखिएगा कि इंटरफेरेंस जो होता है ऑर्बिटल्स का दो तरह से हो सकता है। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि मिक्स होकर के बड़ा ऑर्बिटल बना देंगे, साइज बढ़ा तो एनर्जी कम हुई, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, साइज डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी हाई हो जाती है। एनर्जी हाई हो जाती है तो स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज कर जाती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हो? अच्छा, यहीं पे मैं एक बात और बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, जब हम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, किसकी देखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमें क्या भरना पड़ता है, कौन कौन से ऑर्बिटल, एस लेने पड़ते हैं, पी लेने पड़ते हैं, डी लेने पड़ते हैं और एफ लेने पड़ते हैं। लेकिन जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम्हें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो इसके लिए तुम्हें सिग्मा लेना पड़ेगा और पाई लेना पड़ेगा। सिग्मा भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा और पाई भी क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों शो करेगा। ठीक है ना। तो ये बात आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने अच्छे से समझाया है जैसे आप लोगों को उचित लगे। ओके, ठीक है, मिटा देता हूँ। अच्छा, यही इंटरफेरेंस में जब हम आगे बात करेंगे तो ध्यान देना, यही इंटरफेरेंस में हम आगे बात कर लेते हैं। मान लीजिए तुम्हें इंटरफेरेंस कराना है पी का, पी ऑर्बिटल का इंटरफेरेंस कराना है। किसका इंटरफेरेंस कराना है, पी ऑर्बिटल का इंटरफेरेंस कराना है। माना कि तुम्हें दिया गया था कुछ इस तरह से, पी मान लो 2px दिया गया है और 2px दिया गया है। ठीक है, इन दोनों का हमें पहले कराना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दें, इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दें तो इस केस में ध्यान देना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इनमें हम बात करेंगे 2px की। किसकी बात करेंगे, 2px की बात करेंगे। और पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप मान लीजिए हुए हैं। किस तरह से, यहाँ पे बना देता हूँ यार, पहले ही मुझे पहले ही बनाना चाहिए, यहाँ पे बना देता हूँ ताकि बार बार ना बनाना पड़े। ये एक पी ऑर्बिटल है और ये भी एक पी ऑर्बिटल है। इनका हमने कराया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव हम कराने जा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में ध्यान देना, ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव के केस में ये ऑर्बिटल्स आपस में इस तरह से जुड़ेंगे कि इनका साइज इंक्रीज कर जाए। कैसे मैं जोड़ूँ भाई, इनका साइज मुझे इंक्रीज कराना है और साइज इंक्रीज कराने के लिए ये जब मिक्स होंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ढंग से बन जाए यार, रुक जाओ, ऐसा ही बना देता हूँ। ये है और ये है, ये है। ठीक है, ध्यान देना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये बन गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ये एक इसका नोडल प्लेन हो जाता है और ये एक इसका नोडल प्लेन, जहाँ पे घुंडी होती है उसको नोडल प्लेन बोला जाता है। जब हम इसके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ये और ये। तो यहाँ पे 3 नोडल प्लेन मिल जाते हैं। कितने नोडल प्लेन मिल जाएंगे, 3। एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है और एक बीच का हो जाता है। ठीक है, 3 नोडल प्लेन मिल जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑर्बिटल बड़ा हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑर्बिटल छोटे छोटे हो जाते हैं। मतलब एक प्रकार से हम बात कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव में ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, कोशिश तो यही करते हैं, मतलब कैंसिल आउट करना चाहते हैं, मतलब कोई एक दूसरे को लाइक नहीं करता। जब हम कंस्ट्रक्टिव में बात करते हैं तो एक दूसरे को लाइक करते हैं और उनका साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और इसके केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये 2px था तो इस पे स्टार नहीं लगाना है। ठीक है, कोई सा भी रहेगा, मान लो ये सिग्मा का ही था। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो करोगे तो सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि इस पे स्टार लगा रहेगा डिस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव में स्टार नहीं लगता है। डिस्ट्रक्टिव की एनर्जी हाई होती है, इसको ऊपर लिखना पड़ता है, ये ऊपर ऑर्बिटल जाता है, और कंस्ट्रक्टिव की एनर्जी लो रहती है, इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर शो करते हैं। कौन सा नेचर शो करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं, और वेव नेचर शो करने की वजह से ही इनमें वेव वाला मतलब जो मैकेनिक्स आता है वही चीज़ इसमें भी आती है कि कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो इसीलिए बात ये प्रूव भी करती है कि इलेक्ट्रॉन वेव वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, ओके।
अच्छा, एक तरह से और हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए तुम्हें दिया गया है पाई 2pz ऑर्बिटल्स, अभी मैं पाई नहीं लिख रहा हूँ, मुझे दिया गया है कुछ इस तरह से pz, और ये भी 2 है, और 2pz हमें दूसरा भी दिया गया है, 2pz हमें दूसरा भी दिया गया है। ठीक, कुछ इस तरह से बना दूं मैं इसको, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। इनका इंटरफेरेंस कराते हैं तो इनका भी इंटरफेरेंस दो तरह से हो जाएगा, एक कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव के केस में ध्यान देना, कंस्ट्रक्टिव के केस में इनका साइज बढ़ता है, क्या हो जाता है, साइज इनका बढ़ जाता है। और इस केस में ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये एक ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे, और बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा। और इसके केस में जब हम बात करते हैं तो इसके केस में ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रक्टिव वाले के केस में, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के केस में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ऑर्बिटल ये आया, ये ढंग से बन जाए यार, ये आया और ये आया, एक ये आया, एक ये आया। मान लो ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस है। ठीक है, इसमें देखो नोडल प्लेन एक है और इसमें एक, और ये दो नोडल प्लेन, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नोडल प्लेन की संख्या ज़्यादा होती है कंस्ट्रक्टिव की अपेक्षा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नोडल प्लेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ज़्यादा होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कम होते हैं। मान लीजिए क्या था, पाई 2p, हाँ पाई 2pz था। ठीक है, तो इस वाले को मैं कहूँगा पाई 2pz और इसको कहूँगा पाई स्टार 2pz। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है, बनाना चाहते हो बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो ले लीजिए। ठीक है, तो अभी मैंने तुम लोग को बताया कि किस तरह से इंटरफेरेंस होता है मॉलिक्यूल्स में ऑर्बिटल्स का, कंस्ट्रक्टिव होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव के केस में एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, साइज उनका ऑर्बिटल्स का इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि एनर्जी कम हो गई है। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करोगे, साइज ऑर्बिटल का कम, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक, ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कीजिए। तो इसके बाद मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं मॉलिक्यूल्स का, कि किस तरह से हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए, जरा मिटा दे रहा हूं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि बीबीटी के केस में हम लोग देख रहे थे कि एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके इलेक्ट्रॉनों का एस पी डी एफ ऐसे ऑर्बिटल्स में भर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स की, तो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को हमें भरना होता है सिग्मा में और पाई में। सिग्मा का भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, पाई का भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं तुम्हें कि जो मैं लिखने जा रहा हूं ये याद ही होना चाहिए। ठीक, ध्यान देना, तुम्हें दिया गया सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, फिर तुम्हें दिया गया सिग्मा 2s, फिर तुम्हें दिया गया सिग्मा स्टार 2s। ठीक, सिग्मा स्टार 2s। ठीक, फिर तुम्हें दिया गया पाई 2px, पी के लिए पाई रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पाई 2px, और ये बराबर होता है पाई 2py के, इसके बराबर होगा पाई 2py के बराबर होता है। ठीक है, और इनसे ज़्यादा एनर्जी हो जाती है
सिग्मा स्टार 2pz की, ठीक, सिग्मा 2pz की, स्टार नहीं अभी बाद में आएगा। फिर इसके बाद आता है पाई स्टार 2px, ठीक, पाई स्टार 2px, और इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई स्टार 2py के। फिर इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो हो वो मोर देन 14 हो या 14 के बराबर हो, तब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाउ के नियम पे भी आधारित रहेगा, हुंड के प्रिंसिपल पे भी आधारित रहेगा, और पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे भी ये आधारित रहेगा। मतलब इनको जब मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा तो इनके इंक्रीजिंग ऑर्बिटल में हम लोग भरेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्बिटल में हम लोग भरेंगे। ये क्रम होता है जो कि तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें, मान लो तुम्हें दिया गया है सिग्मा 1s और इसका दूसरा हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव वाला सिग्मा स्टार 1s, क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसके केस में जब तुम भरना चाहोगे इलेक्ट्रॉन तो कुछ इस तरह से तुम्हें करना पड़ेगा, एक यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जो रहता है वो सिग्मा स्टार रहता है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक, ऐसे भर दो, और दूसरे वाले का इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा 1s, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, ठीक, ओके। तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसकी एनर्जी हाई रहती है स्टार वाले की तो उसको ऊपर लिखना रहता है, और जिसकी एनर्जी लो रहती है उसको नीचे लिखना रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने आपको बताया किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के क्रम में तुम्हें भरना है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये बात याद होनी चाहिए। फटाफट याद करो तो कुछ एग्जांपल्स हो जाएं, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल से पहले एक बात और बता देता हूँ कि जब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं, जब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं, इसी में हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर देखना होता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ता है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर बोलो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलो, एक ही होता है। ये जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग इससे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इफ एनी मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 0, बॉन्ड ऑर्डर 0, तब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। बॉन्ड अगर ऑर्डर किसी का 0 आ गया तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा ये बात, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी आए, 0.5 आए, 1/2, ठीक है ना, कुछ भी आए, 1.5 आए, 2 आए, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अगर कुछ आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 आएगा तो उस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमें दिया गया है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के केस में देखो इलेक्ट्रॉन टोटल 2 हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सिग्मा, एक 1s में चला जाएगा 1s1, एक हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस केस में जब हम बात करते हैं, इस केस में जब हम बात करते हैं, मैंने कहाँ पे गड़बड़ किया है यार, कहीं पे किया है क्या, H2 मॉलिक्यूल के केस में एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ठीक है, हाँ सही तो है। जब यहाँ पे मुझे भरना था तो 2 कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
ठीक है। हाँ, इसमें 0 जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भर दिया है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है ही, H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो S में कितना लिमिट जाती है? 2 की जाती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जब हम बात करेंगे, इस केस में एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ध्यान देना, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 0 है, माइनस कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बाई 2, तो 0 तो नहीं आएगा, कुछ भी तो आएगा कि नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा इसमें। ठीक है आंसर। और जब हम बात करते हैं हीलियम के केस में, तो हीलियम के केस में देखो जरा, हीलियम के केस में जब तुम बात करोगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, एक हीलियम का, और ये मॉलिक्यूल बना रहा है H2। ठीक है, हीलियम को मान लो H2 मॉलिक्यूल, मतलब सॉरी हीलियम 2 मॉलिक्यूल, ये इस तरह से है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक में तुम भरोगे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। तो इस केस में देखो जरा, जब तुम बात करोगे 2 - 2 बाई 2, तो ये 0 आएगा। तो इसीलिए अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन का करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0 आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लियो। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तो हमने बात किया कि बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, और मैंने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इक्वल ही होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो स्टेबिलिटी के केस में ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। किसके? बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या? अगर हमें एनर्जी देखना है तो सीधे सीधे स्टेबिलिटी की ही बात कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एनर्जी के। एनर्जी अगर ज़्यादा रहेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी को मतलब डिस्क्राइब करता है। तो सीधा सा मतलब ये है हमारा, कि सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी के केस में ध्यान देना, एनर्जी के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्टेबिलिटी। ठीक है ना, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर के, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसका एनर्जी कम उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हाँ, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एनर्जी के क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो एनर्जी कम ज़्यादा इस पे डिपेंड करेगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, एनर्जी कम होती चली जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये बात मैंने लिखा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूं कि अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मॉलिक्यूल के, किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक डायमैग्नेटिक होता है और दूसरा पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो, उनको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, मैग्नेटिक। ठीक है, और जो डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक के केस में ऐसे मॉलिक्यूल मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। अगर हम डायामैग्नेटिक की बात करते हैं तो डायामैग्नेटिक के केस में अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल होते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है
रिपेल होते हैं, सीधी सी बात है, तुम रिपेल कर दो, रिपेल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, रिपेल होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसकी आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर इसके पास नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं है तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉलिक्यूल में ये नहीं पता कर पा रहे थे कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं भी या नहीं भी। जितने होंगे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा, यानी कि मैग्नेटिक नेचर उसका बढ़ेगा, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या कम होंगे, उनका मतलब डायमैग्नेटिक की तरफ उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाएगी, डायमैग्नेटिक वाली, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको बता दिया है, और भी प्रॉपर्टीज हैं, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन वाले पार्ट हम लोग इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डाइपोल मोमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार 2x के स्पीड में, या फिर पहली बात तो देखो मेरा स्पीड रहती है, इसीलिए आप लोग 2x में देखने की कोशिश मत किया करो, प्रॉपरली देखा करो, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल जो चलता है स्पीड, नॉर्मल स्पीड में ही देखा करो वीडियोज, तभी आपको समझ में आएंगे। 2x में थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा दिया। तो आज मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।